हेलो एवरीवन। हमने पिछले लेक्चर में वाटर टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने वाटर की अलग अलग प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो कोलिगिटी प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट या एक्वियस सॉल्यूशन जो है, इसको हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद में नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे थे ऑस्मोसिस। तो वाटर जो है आपका, ये हमेशा किस डायरेक्शन में डिफ्यूज़ होता है? तो वाटर हमेशा आपका हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज़ होगा। कोई भी मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करते हैं तो वो आपका हायर टू लोअर डायरेक्शन में डिफ्यूज़ होता है। बट अगर अपन ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो वाटर जो है ये आपके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू डिफ्यूज़ हो सकता है टू द अदर साइड। ठीक है, कहाँ पे डिफ्यूज़ होगा? तो जहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन आपको ज़्यादा मिलता है उस साइड में आपका वाटर डिफ्यूज़ होगा। तो सॉल्ट जिस डायरेक्शन में ज़्यादा होता है उस डायरेक्शन में अगर वाटर डिफ्यूज़ होता है तो आपका ये एक्सपेरिमेंट हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा इसको कंप्लीट किया था। तो आपका जैसे ये बीकर है, बीकर में अपन ने वाटर को रखा है, तो ये आपका प्योर वाटर है आपके बीकर में। उसके बाद ये हमने एक ट्यूब रखा जो बना है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। ये जो ट्यूब रहेगा आपका, इसमें जो रेड कलर सॉल्यूशन है ये है आपका सोलूट। ठीक है, तो जो आपका रेड कलर मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे, ये आपका सोलूट है। सोलूट जो है इसको अपन ने वाटर में डिज़ोल्व करके यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बना के रखा है। तो रेड कलर का जो आपका सॉल्यूशन है ये आपका सोलूट का सॉल्यूशन है, जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में अपने यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो अगर अपन ट्यूब की बात करते तो ट्यूब में आपका जो भी सॉल्यूशन है इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसकी टोनिसिटी ज़्यादा है, इसलिए अपन इसको हाइपरटोनिक बोलेंगे। ठीक है, अब जिस डायरेक्शन में आपका सॉल्ट ज़्यादा होता है उसी डायरेक्शन में आपका वाटर डिफ्यूज़ होगा। तो यहाँ पे जो आपका प्योर वाटर है ये डिफ्यूज़ होगा किस डायरेक्शन में? आपके इस डायरेक्शन में। तो ये ट्यूब में डिफ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेम्ब्रेन जो है आपका ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, मतलब ये वाटर को अलाउ करता है, बट सॉल्ट जो है इसके लिए ये मेम्ब्रेन आपकी परमेबल नहीं है, इसलिए अपन उसको सेमी परमेबल बोलेंगे। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल आपके ट्यूब में डिफ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। वाटर अगर डिफ्यूज़ होती है तो आपका जो वाटर का लेवल है ये वाटर लेवल आपके ट्यूब में बढ़ जाएगा। तो इनिशियल लेवल कितना था? तो इनिशियल लेवल आपका इतना था। ठीक है, इनिशियल लेवल और आपका जो फाइनल लेवल है इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है? ठीक है, तो अपन यहाँ पे बोलेंगे कि हाइट आपका जितना भी बड़ा है ये आपका डिफरेंस है। ठीक है, तो हाइट मतलब आपका डेल एच, इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है? तो पहले हाइट कितना था? तो पहला हाइट आपका h1 था। आपका सेकेंड कंडीशन में हाइट कितना है? तो h2 है। तो अपन यहाँ बोलेंगे h2 माइनस h1। तो जो भी डिफरेंस आ रहा है ये आपका डेल एच है। अब हाइट जितना बड़ा है ये वाटर का हाइट जितना भी बड़ा होगा वो आपके सोलूट के कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से बड़ा है। मतलब सोलूट का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा उतना वाटर आपका डिफ्यूज़ हुआ, उतने ही ट्यूब में वाटर की लेवल बढ़ गई। ठीक है, अब जितना भी वाटर लेवल बढ़ा है तो उस वाटर को वापस से आपको अगर डिफ्यूज़ करना है कहाँ पे, या आपको इसको वापस भेजना है आपके बीकर में, तो उसके लिए हमें ऊपर से प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन पिस्टन का यूज़ करके प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो प्रेशर जो है आपका, ये प्रेशर आप जनरेट होगा किसके ऊपर? मेम्ब्रेन के ऊपर। तो जो भी प्रेशर यहाँ पे जनरेट होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी हाइट। ठीक है ना, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डेल एच, या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हो हाइट। तो जितना भी हाइट बढ़ा है, जितना भी आपके वाटर का लेवल बढ़ा है, वो हिसाब से ही यहाँ पे आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो भी प्रेशर वाटर के वजह से आपके मेम्ब्रेन के ऊपर जनरेट हो रहा है उसको अपन बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कब फॉर्म होता है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर जब आपका वाटर हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन की डायरेक्शन में डिफ्यूज़ होता है, और हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्शन में डिफ्यूज़ होने के बाद में अगर ये आपका कोई सिस्टम है, फॉर एग्जांपल हम सेल की बात करें, ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया, अपन ने ट्यूब लिया था। अब ये अपन बात करते हैं सेल की। सेल जो है इसमें सोलूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है,
तो सेल में अगर सोलूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, वाटर आपका मीडियम से डिफ्यूज़ होगा कहाँ पे, आपके सेल में। तो वाटर आपके सेल में डिफ्यूज़ हो रहा है, वाटर सेल में डिफ्यूज़ होने के बाद में क्या होगा, आपका जो सेल है इसमें वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वाटर का वॉल्यूम बढ़ने के बाद में ये वाटर आपके मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट करेगा, ये आपके मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा एंड फाइनली जो आपका सेल है ये पर्टिकुलर लेवल तक ही प्रेशर को रिटेन कर पाता है, ठीक है। तो आफ्टर पर्टिकुलर प्रेशर वो आपका जो सेल है उसका लाइसिस हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे कि ये जो प्रेशर है ये किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, वाटर की वजह से। तो ये प्रेशर को अपन बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मतलब प्रेशर बिकॉज ऑफ हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। और हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे कैसे आया, तो सोलूट कॉन्सेंट्रेशन आपके सेल में ज़्यादा था इसीलिए वाटर आपके सेल में अंदर डिफ्यूज़ हुआ। तो जो भी प्रेशर आपके वाटर की वजह से यहाँ पे फॉर्म होता है तो उसको अपन बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो रहेगा इसको इस तरीके से मेजर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट और ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो हमने यूजी पीजी में पढ़ा है, ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल सेल और मीडियम दोनों में भी सोलूट का कॉन्सेंट्रेशन आपका इक्वल होता है, ठीक है, तो आपके सेल के बाहर मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर सोलूट कॉन्सेंट्रेशन और सेल के अंदर मतलब इंट्रा सेलुलर सोलूट कॉन्सेंट्रेशन, तो दोनों भी तरफ सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों भी तरफ अगर कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या है, इक्वल है, तो उस टाइप के कंडीशन को बोला जाता है आइसोटोनिक। आइसो मतलब सेम, टोनिसिटी मतलब स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है कि दोनों भी साइड पे आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है सोलूट का वो सेम है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम फॉर एग्जांपल आइसोटोनिक कंडीशन की बात करते तो आइसोटोनिक कंडीशन में अगर आपका वाटर डिफ्यूजन की यहाँ पे बात की जा रही है तो वाटर कोई भी डायरेक्शन में डिफ्यूज नहीं होता क्योंकि दोनों भी तरफ सोलूट का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, दोनों भी डायरेक्शन में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो उस केस में क्या होगा कि वाटर आपका ना ही अंदर से बाहर डिफ्यूज होगा और ना ही बाहर से अंदर डिफ्यूज हो रहा है, ठीक है। तो दोनों भी डायरेक्शन में यहाँ पे वाटर आपका डिफ्यूज नहीं होगा इन केस ऑफ आइसोटोनिक कंडीशन। इसलिए आपका जो सेकेंड कंडीशन है ये आपका आइसोटोनिक कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन अपन पढ़ते हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब होता है कि सेल के बाहर मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर सोलूट्स जो है, एक्स्ट्रा सेलुलर कंडीशन में सोलूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं कि सोलूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। सोलूट का कॉन्सेंट्रेशन अगर मीडियम में ज़्यादा है, इन्वायरमेंट में ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में वाटर जो है ये आपका डिफ्यूज़ होगा किसके डायरेक्शन में, आपके हाई सोलूट कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्शन में। तो इस केस में आपका वाटर जो है ये बाहर की तरफ डिफ्यूज़ होगा एंड फाइनली सेल जो है आपका श्रिंक होगा, ठीक है। तो जब हम सेल को कहाँ पे रखते हैं, आपके हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, उस कंडीशन में सेल जो है आपका ये श्रिंक होता है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन में यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन है ये हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक का मतलब क्या, तो सेल का बाहर का जो इन्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो आपका सोलूट कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम है, उसको अपन बोल रहे हैं हाइपो। हाइपो मतलब कम। तो सेल के अंदर सोलूट कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो अपन बोलेंगे सोलूट कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है एज कंपेयर विथ एक्स्ट्रा सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन। तो सोलूट कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम है, मतलब ये क्या हो गया आपका हाइपो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि सोलूट कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर में अगर आपका ज़्यादा है तो वाटर भी डिफ्यूज़ होगा किसके डायरेक्शन में, आपके हाई सोलूट कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्शन में। मतलब सेल के अंदर में वाटर जो है ये डिफ्यूज़ होगा। वाटर का वॉल्यूम आपका जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे आपका वाटर जो है ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन दी मेम्ब्रेन। तो ये आपका
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है और इसी प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये आपके मेम्ब्रेन के ऊपर जनरेट होने के बाद में एक पर्टिकुलर लेवल के बाद आपका जो मेम्ब्रेन है ये बर्स्ट हो जाएगा। तो जितना प्रेशर आपका मेम्ब्रेन रिटेन कर सकता है उतना वो मैक्सिमम प्रेशर रिटेन करेगा। बट उसके बाद में भी अगर वाटर कंटिन्यूसली डिफ्यूज़ हो रहा है और आपके मेम्ब्रेन के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है तो अब सेल आपके उस प्रेशर को रिटेन नहीं कर सकता। फाइनली जो सेल मेम्ब्रेन है ये आपका ब्रेक हो जाएगा और आपका जो सेल है ये बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में दोनों भी केस जो है इसमें आपका जो सेल है इसका फाइनली डेथ होता है। ठीक है, उसके बाद ये अपन ने यहाँ तक अपन ने पढ़ा ऑस्मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, जो भी आपका ऑस्मोसिस होता है ये प्रोसेस क्या होता है। आपके टोनिसिटी के बेसिस पे हमने सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया था इनटू द आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। किस सॉल्यूशन में सेल को अपन ने ऐड करने के बाद में किस टाइप का प्रोसेस होता है तो वो भी अपन ने यहाँ पे कंप्लीट किया। ठीक है, उसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वाटर का, दैट इज़ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, जिसमें हम पीएच पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर जो है ये वाटर का अगर अपन आयोनाइजेशन पढ़ते तो वाटर मीन्स H2O जो है ये आपका अगर डिसोसिएट होता है, आयोनाइज होता है तो आपको ये H+ और OH नेगेटिव देगा। ठीक है, वाटर अगर डिसोसिएट हो सकता है मतलब ये प्रोटॉन अगर जनरेट कर सकता है तो हम वाटर को बोलेंगे कि ये हमारा एसिड है। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन डोनर मतलब क्या होता है, एसिड होता है, बराबर। तो वाटर एक्ट एज ए एसिड। जब एसिड प्रॉपर्टी को अपन एक्सप्लेन करते तो इसका मतलब वो आपका प्रोटॉन का डोनर होता है। कोई भी एसिड या कोई भी मॉलिक्यूल प्रोटॉन डोनेट तभी कर सकता है जब उसके पास में प्रोटॉन का एक्सेप्टर हो। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर हमारे पास में बेस होता है। तो H+ जो है इसको कोई ना कोई बेस क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तभी वाटर H+ को डिसोसिएट कर सकता है, रिलीज कर सकता है। H+ जो है प्योर वाटर में आपका दूसरा वाटर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट कर लेगा और H2O इज कन्वर्टेड इनटू H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल अगर H+ को डोनेट करता है तो दूसरा उसको क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है ये बेस की तरह भी एक्ट कर रहा है। तो वाटर मॉलिक्यूल बेस एज वेल एज एसिड की तरह काम करता है, इसलिए आपका जो वाटर है उसको बोला जाता है MP प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो MP प्रोटिक मतलब प्रोटॉन डोनर एज वेल एज प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो वाटर जो है आपका ये क्या होता है, MP प्रोटिक होता है। ठीक है, मीन्स एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है, तो आपका जो वाटर का जो डिसोसिएशन का रिएक्शन है ये आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, वाटर इज कन्वर्टेड टू H+ एंड OH नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद में H+ जो है आपका ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, उसको एक्सेप्ट कौन कर लेता है, आपका वाटर। ठीक है, तो हाइड्रोजन या प्रोटॉन आयन जो है आपका ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है आपका सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल, और सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल अगर इसको एक्सेप्ट करता है तो हमारा फॉर्म होता है यहाँ पे H3O पॉजिटिव, जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो वाटर का रिएक्शन आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, H2O इज डिसोसिएट इनटू H3O पॉजिटिव प्लस हाइड्रोक्सिल नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, उसके बाद में आयनाइजेशन वाटर का कितना हो रहा है इसको आप इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का वैल्यू मेजर करके निकाल सकते हो। आयनाइजेशन को निकालने के लिए इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को मेजर करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, या इसका और आपके आयनाइजेशन का रिलेशन क्या है। तो देखो यहाँ पे कि हमारे पास में जो H+ है इट इज़ माइग्रेटेड टुवर्ड्स द कैथोड। ठीक है, कैथोड आपका एक निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है जिसकी तरफ आपके सारे पॉजिटिव चार्ज आयन जो रहेंगे ये माइग्रेट करते हैं, बराबर। तो पॉजिटिव चार्ज आयन माइग्रेट टुवर्ड्स दी
निगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो आपका कैथोड क्या है, निगेटिव इलेक्ट्रोड है। निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो भी आपके आयंस माइग्रेट करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उनको बोला जाता है कैथोड से कटायन, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल आयन अट्रैक्ट टुवर्ड्स दी एनोड। एनोड जो है आपका ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो आपका जो एनोड है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और एनोड जो है इसकी तरफ आपके नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज आयंस जो है ये माइग्रेट करते हैं। तो फ्रॉम दी एनोड यहाँ पे हमने जो भी आयन इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं उसको अपन बोला अनायन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये अनायन है, तो आपका जो प्रोटॉन है ये कटायन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम रिएक्शन लिखते हैं वाटर का डिसोसिएशन का, तो H2O इज कन्वर्टेड इनटू H प्लस एंड OH नेगेटिव। तो H प्लस आपका अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स दी निगेटिव इलेक्ट्रोड, और जो आपका हाइड्रोक्सिल आयन है इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इस केस में आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है इसको मेजर किया जा सकता है। आप जितना आपका वाटर जितना ज़्यादा डिसोसिएशन करेगा उतना इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की वैल्यू भी आपकी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का वैल्यू जितना ज़्यादा आता है उतने आपके फ्री आयंस वहाँ पे फॉर्म हुए हैं। जितने ज़्यादा फ्री आयंस फॉर्म हुए हैं उतना आपका डिसोसिएशन। तो आप क्या बोलोगे कि जितना ज़्यादा H प्लस OH निगेटिव उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ठीक है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी उतना ज़्यादा आपका क्या कंसिडर किया जाता है, आयनाइजेशन। समझ में आया कि यहाँ तक? तो आयनाइजेशन अगर ज़्यादा है तो आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो इन दिस वे आयनाइजेशन ऑफ वाटर अगर आपको डिटरमाइन करना है तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है वाटर की उसको मेजर करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में मूवमेंट ऑफ हाइड्रोनियम and hydroxyl ion in the electric field is anonymously fast compared with that of other ions such as sodium, potassium and chloride। अगर हम सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड के साथ में अगर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन के माइग्रेशन को अगर कंपेयर करते तो सबसे फास्ट आपका प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल आयन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है इसमें मूवमेंट जो होता है या माइग्रेशन जो होता है ये सबसे ज़्यादा फास्ट किसका होता है, आपके प्रोटॉन एंड हाइड्रोक्सिल आयन का, एज कंपेयर विद अदर, फॉर एग्जांपल सोडियम एंड क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम एंड क्लोराइड का अगर आपने सॉल्यूशन बनाया, उसका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी देखा, वाटर का इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी देखा, तो वाटर का इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी फास्ट होता है एज कंपेयर विद द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये किसके वजह से हो रहा है, तो हाई और फास्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर ओनली बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन होपिंग कंसेप्ट। तो प्रोटॉन होपिंग कंसेप्ट क्या है? प्रोटॉन होपिंग कंसेप्ट में आपका जो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें हर एक वाटर मॉलिक्यूल अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल जो है ये आपका हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है। तो ये आपका H3O पॉजिटिव है, तो ये आपका H3O पॉजिटिव है। एक ऑक्सीजन के ऊपर 3 हाइड्रोजन दिख रहा है आपको। ये अगर आपका H3O पॉजिटिव है तो ये अपना H प्लस किसको डोनेट करेगा, तो ये अपना H प्लस डोनेट करेगा उस वाटर मॉलिक्यूल को जिसके साथ में उसने क्या फॉर्म किया है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म किया है। जैसे हम पढ़ते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो ये आपका एक वाटर मॉलिक्यूल इस दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में इसने क्या फॉर्म किया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया। बट जो आपका फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल है ये आपका किस फॉर्म में है, तो ये आपका प्रेजेंट है H3O पॉजिटिव फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपका H3O पॉजिटिव है जिसके पास में प्रोटॉन ऑलरेडी है।
इसने अगर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया है तो ये अपना हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये डोनेट करेगा आपके दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को, ठीक है। तो जिसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई है उसी को ये अपना प्रोटॉन जो है डोनेट कर लेगा। ये वाटर मॉलिक्यूल किसको प्रोटॉन डोनेट करेगा? तो ये वाटर मॉलिक्यूल आपका प्रोटॉन डोनेट करेगा आपके उस वाटर मॉलिक्यूल को जिसके साथ में इसने हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रखा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम प्रोटॉन को डोनेट करते हैं तो आपको अगर प्रोटॉन को ये साइट से अगर इस साइट में ट्रांसपोर्ट करना है तो प्रोटॉन का ट्रांसपोर्टेशन जो है ये बहुत फास्ट होता है एज कंपेयर विथ सोडियम एंड क्लोराइड। सोडियम एंड क्लोराइड के केस में क्या होगा कि सोडियम को अगर इलेक्ट्रोड के पास में पहुंचना है, मतलब ये किसके पास में पहुंचेगा? तो ये पहुंचेगा आपके कैथोड के पास में, ठीक है, जो आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो ये आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड और ये आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास में माइग्रेट करेगा। बीच में अगर यहाँ पे कुछ क्लोराइड आयंस आते हैं तो ये आपका सोडियम जो है ये अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ? क्लोराइड आयन की तरफ। तो इस केस में आपका जो माइग्रेशन है ये डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही कंडीशन रहेगा क्लोराइड का। क्लोराइड को अगर माइग्रेट करना है एनोड की तरफ तो उस केस में सोडियम उसके माइग्रेशन को बीच में डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। तो इस केस में सोडियम एंड क्लोराइड के केस में आपका माइग्रेशन जो है ये स्लो हो जाता है एज कंपेयर विद दी वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसपोर्टेशन जो है वाटर में ये आपका फास्ट होता है एज कंपेयर विद दी सोडियम आयन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्सिबल आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखो कि आपका जो आयनाइजेशन है वाटर का, तो वाटर का आयनाइजेशन में अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो हमेशा हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो जैसे हमारे पास में वाटर का रिएक्शन है तो ये आपका H2O इज कन्वर्टेड इनटू या डिसोसिएट इनटू H प्लस एंड हाइड्रोक्सिल आयन। इसका अगर हमें इक्विलिब्रियम लिखना है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय वाटर कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय वाटर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे के इक्विलिब्रियम जो है ये हो जाएगा इक्वल टू H3O हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्सिल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय वाटर कॉन्सेंट्रेशन। तो जहाँ पे भी प्रोटॉन आपका दिख रहा है वो फ्री फॉर्म में नहीं है, उसको किसी न किसी वाटर ने एक्सेप्ट करके रखा है। तो यहाँ पे आपको हर बार ये कंसिडर करने की ज़रूरत, हर बार आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि H प्लस मतलब H3O है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख लेते हैं H पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि H प्लस मतलब ही क्या है आपका हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है। तो ये या ये दो में से कोई भी आप इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका H प्लस इंटू हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय वाटर कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन देखते वाटर का, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन होता है 55.5 मोलार। तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन 55.5 मोलार ये अपन ने कैसे कैलकुलेट किया? तो अगर अपन मोलैरिटी अगर कैलकुलेट करते तो मोलैरिटी में आपका मोलैरिटी मीन्स होता है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस इन 1 लीटर वाटर।
तो 1 लीटर वाटर में अगर ग्राम मोलिकुलर वेट आप सब्सटेंस का ऐड करते हो तो उसको बोला जाता है 1 मोलार सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1 मोलार सॉल्यूशन। अगर वाटर की हम बात कर रहे हैं तो वाटर का ग्राम मोलिकुलर वेट होता है 18। तो अगर आप 18 ग्राम अगर कंसिडर करते हो तो ये हो जाएगा वाटर का 1 मोलार, ठीक है। तो ये 1 मोलार वाटर सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो स्टैंडर्ड वैल्यू के हिसाब से हम वाटर लेंगे 1 लीटर। 1 लीटर वाटर का मोलरिटी कितना होता है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे एक आपको अजम्पशन लेना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेट। मतलब आपने अगर 1000 ml अगर लिया है वाटर तो वो हो जाएगा आपका 1000 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो 1000 ml वाटर अगर आप लोगे तो वो आपका 1000 ग्राम हो जाएगा। तो इसी हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है कि अगर हमने 1 लीटर वाटर लिया है मतलब 1000 ml वाटर लिया है तो वो उसका वेट कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। अगर 1000 ग्राम वाटर है तो इसका मोलैरिटी कितना रहेगा। तो मोलैरिटी कितना रहेगा तो अपन बोलेंगे कि ये x मोलार है, ठीक है। हमें नहीं पता बट पता क्या है तो 18 ग्राम वाटर अगर आप लेते हो तो ये हो जाता है कितना, तो ये हो जाता है आपका 1 मोलार, ठीक है। तो 18 ग्राम अगर आपने लिया तो ये आपका रहेगा 1 मोलार। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 18। इसका अगर कैलकुलेशन करोगे आप तो आपका आंसर निकल के आएगा 55.5 मोलार। तो 1000 ml ऑफ वाटर जो है इसका मोलरिटी कितना होता है 55.5 मोलार, ठीक है यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। तो हमें के इक्विलिब्रियम अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए वाटर का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, H+ चाहिए, OH चाहिए। तो हमें अभी एक वैल्यू मिल गई दैट इज़ वाटर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन हमने कैसे निकाला, 1 लीटर वाटर लिया। 1 लीटर वाटर मतलब 1000 ग्राम वाटर होता है और 1000 ग्राम अगर अपने वाटर लिया तो उसकी मोलरिटी हो जाती है 55.5 मोलार, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। तो वाटर का अगर अपन ने कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे निकाला तो ये वैल्यू आपको इस इक्वेशन में पुटअप करनी है। उसके बाद में H+ और OH नेगेटिव इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो इसका वैल्यू निकाला जाता है बाय द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जितनी भी रहेगी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर जो है इसके ऊपर से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं H+ एंड OH नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर जो है ये होता है आपका 1.8 इंटू 10⁻⁻16, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व करने के लिए क्या किया, ये 55.5 यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया आपका 55.5 मोलार इंटू के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू H+ एंड OH नेगेटिव। H+ एंड OH नेगेटिव जो है इसको अपने कैलकुलेट किया कैसे, फ्रॉम द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जितना ज़्यादा उतना कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर से आपको कॉन्सेंट्रेशन कितना मिला 1.8 इंटू 10⁻⁻16 मोलार, ठीक है। ये जो आपका टर्म है H+ इंटू हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन, इसको इंडिकेट किया जाता है बाय द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो KW मीन्स होता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो KW मतलब आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻14 मोलार स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसका निकल के आ गया ये, तो ये कॉन्सेंट्रेशन निकल के आया किसका, H+ एंड OH नेगेटिव का, मतलब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का, ठीक है क्या यहाँ तक। तो आपका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना निकल के आया 1 इंटू 10⁻⁻14। अब देखो कि अगर हम कंसीडर करते हैं न्यूट्रल कंडीशन, ठीक है। तो न्यूट्रल कंडीशन अगर आप यहाँ पे कंसीडर कर रहे हो तो एट न्यूट्रल कंडीशन
न्यूट्रल कंडीशन और एट न्यूट्रल पीएच। न्यूट्रल पीएच इसका मतलब ना ही प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ना ही हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो अपन क्या बोलते हैं कि H+ एंड OH निगेटिव जो है ये इक्वल है। इक्वल है मतलब आपका जो पीएच है ये न्यूट्रल है, किसी का भी इम्पैक्ट आपके सिस्टम के ऊपर ज़्यादा नहीं आ रहा है ना। तो आपका जो पीएच है न्यूट्रल है, मतलब H+ इज इक्वल टू H+ कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन। H+ इज इक्वल टू अगर हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर है तो इसका मतलब OH निगेटिव जो है इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, H+ लिख सकते हैं। तो H+ इंटू H+ मतलब हो जाएगा H+²। ठीक है, H+² जो है ये आपका एट न्यूट्रल पीएच के ऊपर आया। ठीक है ना। अब हम सॉल्व करेंगे किसके लिए, ये आपके इक्वेशन के लिए। तो हमारे पास में KW इज इक्वल टू था H+ इंटू हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन। अभी हो गया KW इज इक्वल टू H+²। तो H+² KW इज इक्वल टू H+² हो गया बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट करेंगे तो H+ इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट KW। KW का वैल्यू हमने कितना निकल के रखा है, तो KW का वैल्यू हमने इतना निकल के रखा है 1 × 10⁻⁴ मोलर। तो इसको यहाँ पे पुटअप कर देंगे। पुटअप करने के बाद में अंडर रूट अगर आप करोगे तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 10⁻⁻7 मोलर। तो H+ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10⁻⁻7। ठीक है, तो आपका H+ इज इक्वल टू हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों भी आपके रहेंगे 10⁻⁻7 मोलर। तो ये आपका जो 10⁻⁻14 है, इसका अगर आप अंडर रूट करते हो तो इसका अंडर रूट का वैल्यू कितना निकल के आता है 10⁻⁻7। ठीक है, जैसे अपन अंडर रूट 10⁻² करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 10⁻1। अंडर रूट अगर आप 10⁻4 करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 10⁻2। तो वैसे ही -14 जो है इसका वैल्यू आ जाएगा आपका -7। अब देखो कि हमारे पास में एट न्यूट्रल कंडीशन हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया एट न्यूट्रल पीएच। एट न्यूट्रल कंडीशन H+ कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू आपका हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन, और ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 × 10⁻⁻7 मोलर या 10⁻⁷ मोलर। ठीक है, अगर यहाँ पे H+ का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे H+ जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद दी माइनस लॉग। तो माइनस लॉग ऑफ H+, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1 × 10⁻⁷। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो माइनस लॉग ऑफ H+ मतलब हम यहाँ पे माइनस लॉग जो है इसको हम बोलेंगे P। ठीक है, तो माइनस लॉग मतलब हमारे लिए क्या हो गया स्मॉल p। ठीक है, और H+ जो है इसको अपन यहाँ पे रखेंगे कैपिटल H। तो PH मतलब क्या माइनस लॉग ऑफ H। इसका आंसर आ जाएगा आपका 10⁻⁷ जो है इसको अपन अगर सॉल्व करते तो ये हो जाएगा आपका pH 7। ठीक है, तो आपको आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस लॉग ऑफ 1.0 प्लस माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁷। ठीक है, तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आपका 0 आएगा। ठीक है, ये आपका 0 आएगा, प्लस इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 7। तो टोटल आंसर आया आपका pH इज इक्वल टू 7। वैसे ही अगर आप हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर निकालते हो तो हमारा ये माइनस लॉग ऑफ OH निगेटिव हो जाएगा। ठीक है,
माइनस लॉग ऑफ ओ एच निगेटिव, तो इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन न्यूट्रल कंडीशन पे उतना ही होता है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका भी आंसर क्या आएगा, पी ओ एच। तो पी ओ एच इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7। इट मीन्स एट न्यूट्रल कंडीशन पी एच प्लस पी ओ एच, ये दोनों भी मिला के आपका कितना हो जाएगा, 7 + 7 मतलब आपका 14। ठीक है, तो इन दिस वे आपको ये नेक्स्ट इक्वेशन मिल गया, पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14। उसके बाद में हमने इक्वेशन पढ़ा माइनस लॉग ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू होता है आपका पी एच, और एक पढ़ा अपन ने माइनस लॉग ऑफ ओ एच निगेटिव इज इक्वल टू होता है आपका पी ओ एच। ठीक है, इसको आप अलग तरीके से लिख सकते हो, पी एच इज इक्वल टू लॉग 1/H प्लस कॉन्सेंट्रेशन एंड पी ओ एच इज इक्वल टू लॉग 1/ हाइड्रोक्सिल कॉन्सेंट्रेशन। तो आप 1/H प्लस लिखो या माइनस लॉग लिखो, दोनों भी आपके सेम आंसर आएगा। ठीक है ना, तो दोनों का मतलब आपका सेम होता है। तो इन दिस वे हमने यहाँ पे 3 फॉर्मूला यहाँ इक्वेशन यहाँ पे पढ़े हैं, एक पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14 माइनस लॉग एच प्लस इज इक्वल टू पी एच, और पी ओ एच मीन्स होता है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इन दिस वे आपका जो पी एच जो है यहाँ पे अपना ख़त्म हो गया। ठीक है ना, तो ये अपने फाइनली ये जो इक्वेशन है इसके हिसाब से हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया था। तो पी एच इज इक्वल टू अपन ने log 1/H प्लस और माइनस लॉग H प्लस आप ले सकते हो। अगर हम यहाँ पे टेबल की बात करते तो टेबल में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे कि इस टेबल में हम H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन से pH निकाल सकते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन से हम POH निकाल सकते हैं। तो अगर आपको बोला कि कॉन्सेंट्रेशन जो है हाइड्रोक्सिल आयन का, ये हाइड्रोजन आयन का ये 10⁻⁻7 है जो अभी अपन ने पढ़ा है ना, तो 10⁻⁻7 अगर आपके H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है तो pH कितना आता था उसका, 7 आता था। तो अब वैसे ही अगर आपको बोला कि pH हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोटॉन को कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻4 है, तो इसका pH हो जाएगा 4। अगर आपको बोला कि ये -2 है तो इसका pH हो जाएगा 2। तो वैसे ही अगर आपको बोला है कि हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻14 है तो इसका POH का वैल्यू हो जाएगा 14। तो अगर यहाँ पे आपको बोला कि POH कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁴ है तो इसका POH हो जाएगा 4। बट यहाँ पे pH और POH जो है ये अलग अलग है। अगर हमने बोला कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अगर 10⁻⁻1 है, ठीक है, तो आपका हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, तो दोनों का भी ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर करना है आपको 10⁻⁴। अगर pH आपकी सबसे कम है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है 10⁻⁴, और हाइड्रोक्सिल आयन सबसे कम है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है 10⁻⁴। ठीक है, तो POH सबसे कम मतलब कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁴, pH सबसे कम, pH आपका सबसे ज़्यादा मतलब आपका अल्कलाइन pH, तो उस कंडीशन में H प्लस आपका 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 10⁻⁻1 दिया है H प्लस, तो ये ऑब्वियस है कि हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है ये आपका 10⁻⁻13 हो जाएगा। मतलब फाइनली आपका जो आंसर है हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, ये कॉन्सेंट्रेशन आपका 10⁻⁻14 ही आना चाहिए। तो H प्लस प्लस हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू आपका कितना आना चाहिए, 10⁻⁻14 ही आना चाहिए। ठीक है, तो आप 10⁻⁻1 अगर H प्लस है तो वो आपका हो जाएगा -13। ये अगर आपको दिया है 10⁻⁻4 तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻10। तो POH हो जाएगा आपका कितना, तो POH हो जाएगा 10, तो आपका pH जो है ये हो जाएगा 4।
तो अभी अगर आप पीएच प्लस पीओएच करके देखते हैं तो पीएच प्लस पीओएच यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 14, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है ये फॉलो होना चाहिए। तो आप कोई भी वैल्यू से आपका जो पीएच या पीओएच है इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट यही याद रखना है कि H प्लस प्लस ओ एच नेगेटिव इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻14 मोलार, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को डिफ़िकल्टी है तो आप मैसेज बॉक्स में मैसेज डाल सकते हो, ठीक है। हमारे ऐप में चैट बॉक्स होता है, वहाँ पे अगर किसी को भी डाउट है किसी वीडियो के बारे में तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है इससे आप इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर ये 2 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे व्हाट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इन द सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलार NaOH। अगर 0.1 मोलार NaOH का आपका सॉल्यूशन है तो उस केस में H प्लस कितना होता है। H प्लस अगर आपको दिया है तो आपको pH भी पूछ सकते हैं, बराबर ना। तो NaOH मतलब आपका स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस अगर आप कंसिडर करते हो तो इसका मतलब जितना मोलार का आपका बेस है उतना ही मोलार का ये हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन जनरेट करेगा। तो OH नेगेटिव इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.1 मोलार। इस वैल्यू को अगर आप पुटअप करते हो तो 0.1 मोलार मतलब हो जाएगा आपका कितना 10⁻⁻1। अगर OH आपका 10⁻⁻1 है तो आपका H प्लस कितना हो जाएगा, तो H प्लस हो जाएगा 10⁻13। और ये अगर आपका 10⁻13 है तो pH हो जाएगा आपका 13, ठीक है यहाँ तक। तो इन दिस वे आप जो प्रॉब्लम है ये डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो या फिर जो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का इक्वेशन हमें दिया था उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पे आपको दिया है H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको इतना दिया है तो हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, ठीक है। तो आप हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो भी दिया होगा उससे आप हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है ये इसका इक्वेशन हमारे पास में है। तो ये आपका H प्लस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन अगर निकालना है तो उसको आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं। तो हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू हो जाएगा KW/H प्लस। KW जो है इसका वैल्यू हमें दिया है, हमने इसको निकाला था 1 × 10⁻14 है ना। और उसके बाद में H प्लस आपको दिया है 1.3 × 10⁻4। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका फाइनल आंसर आ जाता है 7.7 × 10⁻11 मोलार। ये हो गया आपका हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो इन दिस पे आप H प्लस से OH नेगेटिव या फिर OH नेगेटिव से H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो, ठीक है। pH की जब हम बात करते हैं तो pH सबसे कम होता है आपके स्ट्रॉन्ग एसिड का। फॉर एग्जांपल 1 मोलार HCl जो है इसका pH होता है 0। तो pH 0 है, इसका मतलब यहाँ पे आपका जो HCl है इसका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है 10⁻⁻0, ठीक है, मतलब 1 मोलार, ठीक है ना। उसके बाद में आपका जो लेमन जूस हो गया, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जो आपके स्टमक में प्रोड्यूस होता है, उसके बाद में विनेगर, उसके बाद आपका ब्लैक कॉफ़ी, ये सब आपके एसिडिक कंडीशन वाले हैं, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस आपका एसिडिक रहेगा, लेमन जूस आपका एसिडिक होता है, ठीक है ना। उसके बाद में मिल्क जो है ये मिल्क एंड सलाइवा ये स्लाइटली एसिडिक होते हैं। तो ह्यूमन ब्लड जो है ये स्लाइटली बेसिक होता है। तो इसका pH आपका 7 से थोड़ा ऊपर होता है। तो टीयर्स एंड ह्यूमन ब्लड जो है इनका pH होता है 7.4, ठीक है, जिसको अपन फिजियोलॉजिकल pH बोलेंगे। तो ये आपका pH होता है कितना 7.4, जिसको अपन फिजियोलॉजिकल pH बोलेंगे, ठीक है। तो वैसे ही आपका 1 मोलार NaOH जो है इसका हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन की अगर अपन बात करते हैं तो इसका हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलेगा 10⁻0 मोलार, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा आपका 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका अमोनिया जो है या फिर हाउस होल्ड ब्लीच हो गया या फिर आपका बेकिंग सोडा हो गया, ये सब जो है ये आपके क्या होते हैं अल्कलाइन होते हैं, ठीक है।
चलो तो आपका जो नेक्स्ट है ये है बफर, जिसमें अपन एसिड जो है इसका डिसोसिएशन पढ़ेंगे और उसके बाद में हम उसको कन्वर्ट करेंगे बफर सॉल्यूशन में कि आपकी जो वीक एसिड्स होते हैं ये बफर की तरह काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक है बफर और डिसोसिएशन ऑफ वाटर, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको पीएच या फिर वाटर टॉपिक में कोई भी डिफ़िकल्टी है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो आपके चैट बॉक्स में। ठीक है।